हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आशा है कि आप सभी काफ़ी अच्छे होंगे और अपने एग्ज़ाम की तैयारी आप सभी काफ़ी अच्छे से कर रहे होंगे। आज के इस वीडियो में हम यूपीएससी के प्रीवियस ईयर पेपर को लेकर बात करने वाले हैं। देखिए, इसमें पिछले 10 वर्षों के जो भी प्रश्न होंगे उनको कवर कराया जाएगा। तो ये आप देख सकते हैं पिछले 10 वर्षों के पॉलिटी से पूछे गए प्रश्नों का संपूर्ण विश्लेषण, जो कि 2014 से लेकर 2023 तक के सारे प्रश्न रहेंगे। तो अगर आप यूपीएससी पीवाईक्यूज सीरीज़ देखना चाहते हैं तो मेरे वीडियोस के प्लेलिस्ट में जाकर आप देख सकते हैं। मैंने यूपीएससी पीवाईक्यूज सीरीज़ के नाम से एक प्लेलिस्ट बना रखा है, तो आप वहां पर देख सकते हैं। देखिए, इतिहास जो सब्जेक्ट है वो कवर करा दिया गया है। देखिए, हम सब्जेक्ट वाइज कवर करा रहे हैं, तो इतिहास जो है वो कवर करा लिया गया है। अभी हमारा जो दूसरा विषय है वो पॉलिटी है, तो पॉलिटी से जो भी प्रश्न पूछे जाएंगे उनको यहाँ पर हिंदी में उसका विश्लेषण किया जाएगा। तो ये देख सकते हैं पॉलिटी का ये पहला वीडियो है, यानी पार्ट फर्स्ट है। क्योंकि देखिए 2014 से लेकर 2023 तक की अगर हम प्रश्नों की बात करें तो प्रश्नों की संख्या काफ़ी ज़्यादा होती है, तो एक वीडियो में कवर कराना जो है पॉसिबल नहीं हो पाता है। इसलिए ये पार्ट फर्स्ट है और हमारे द्वारा प्रयास किया जाएगा कि एक वीडियो में जो है 15 से लेकर 20 प्रश्न रहेंगे, जिससे कि आपको देखने में भी काफ़ी आसानी रहेगी। तो देखिए, अगर आप यूपीएससी 2024 का प्रीलिम्स देना चाहते हैं, 2024 का प्रीलिम्स देना चाहते हैं, तो ये चीज़ें आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखिए, इसमें पिछले 10 वर्षों की पॉलिटी से जो भी प्रश्न पूछे गए हैं उनकी संख्या है, तो आप ईयर वाइज करके यहाँ पर देख सकते हैं। 2014 की बात करें कि पॉलिटी से कितने प्रश्न पूछे गए थे, तो आप देख सकते हैं कि प्रश्नों की संख्या 2014 में 11 थी, ठीक है। 2015 में 12, 2016 में 6, 2017 में 22, 2018 में 13 और 2019 में 15, 2020 में 15, 2021 में 18, 2022 में 10 और 2023 में आप देख सकते हैं कि 16 प्रश्न पॉलिटी से यूपीएससी प्रीलिम्स के अंदर पूछे गए थे। तो ये सारी चीज़ें देखने से कि ये फ़ायदा होता है कि हमें पता चलता है कि जो प्रश्न हैं उनके ट्रेंड क्या है, यानी इस बार कितने प्रश्न पूछे जाने की संभावना है। देखिए, ऐसा नहीं हो सकता है कि इस बार बिल्कुल एक भी प्रश्न न पूछे। आप देख सकते हैं प्रश्नों का जो ट्रेंड है कि ज़रूर प्रश्न इससे 15, 18, 20, 10 तक के प्रश्न बन रहे हैं। तो इन सब्जेक्टों का जो ट्रेंड है देखने से यही पता चलता है कि जो हम तैयारी करते हैं उसमें काफ़ी सहायता मिलती है कि किस प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं। अगर हम पीवाईक्यू की बात करें तो ये तो इतने ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि अगर आप प्रीवियस ईयर का पेपर देखेंगे 10-12, मान लीजिए 10-12 साल का अगर आपने पेपर देख लिया है तो एग्ज़ाम हॉल में काफ़ी आप कंफर्टेबल फील करेंगे। तो देखिए, पहला प्रश्न है, भारत के संविधान की निम्नलिखित में से कौन सी एक अनुसूची में दल बदल विरोध विषयक उपबंध है। देखिए, 2014 में प्रीलिम्स में पूछा गया प्रश्न है, भारत के संविधान की निम्नलिखित में से कौन सी एक अनुसूची में, देखिए इसमें अनुसूची पूछा है, दल बदल विरोध विषयक किस अनुसूची में है। तो पहला ऑप्शन है दूसरा, बी ऑप्शन है पाँचवा, सी ऑप्शन है आठवां और डी ऑप्शन है 10वां। तो देखिए, अगर आपने पॉलिटी को बहुत अच्छे से पढ़ा होगा, क्योंकि ये वन लाइनर टाइप का क्वेश्चन है, तो देखिए पॉलिटी में जो अनुसूचियाँ होती हैं, जो कुछ कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल होते हैं, इसी के साथ साथ मूल कर्तव्य, मूल अधिकार, ये सारी चीज़ अगर आप एक सीरियस यूपीएससी एस्पिरेंट है तो बिल्कुल आपको रटा होना चाहिए। तो इसमें देखिए दल बदल विरोध विषय की बात कर रहा है, तो ये 10वीं अनुसूची में हमें देखने को मिलती है। और इसी के साथ साथ देखिए 10वीं अनुसूची में इसे कब जोड़ा गया, तो आप याद रख सकते हैं 1985 का जब संविधान संशोधन किया गया तो 92वां जो है उस संशोधन के द्वारा दल बदल विरोध विषय को जोड़ा गया, तो आप याद रख सकते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत के संविधान में अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृत्ति कहाँ उल्लेख है। इसमें बताना है कि अंतर्राष्ट्रीय शांति सुरक्षा की अभिवृत्ति जो है वो कहाँ पर उल्लेखित है। पहला ऑप्शन है संविधान की उद्देशिका, बी है राज्य की नीति के निर्देशक तत्वों में, ठीक है, सी ऑप्शन है मूल कर्तव्यों में और डी ऑप्शन है 9वीं अनुसूची में। तो देखिए, भारत के संविधान में अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृत्ति की बात करें तो राज्य की नीति के निर्देशक तत्वों में इसका उल्लेख किया गया है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ये 2014 में पूछा गया प्रश्न है। देखिए, अगर हम राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की बात करें तो किस आर्टिकल में है, आर्टिकल 51 में है, जो कि अंतर्राष्ट्रीय शांति तथा सुरक्षा को बढ़ावा देता है। तो इस प्रकार से आप याद रखेंगे। देखिए, यहाँ पर डायरेक्ट प्रश्न पूछे जा रहे हैं, जो कि अगर आपको चीज़ें बिल्कुल याद हैं तो आप आसानी से इसको
कर ले जाएंगे। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत के संविधान में 5वीं अनुसूची और 6वीं अनुसूची की उपबंध में निम्नलिखित में से किस लिए किए गए हैं। देखिए इसमें पूछा गया है कि 5वीं अनुसूची और 6वीं अनुसूची के उपबंध निम्नलिखित में से किस लिए किए गए हैं। तो आपके सामने यहाँ पर चार जो है ऑप्शन दिया गया है। देखिए ये 2015 में पूछा गया प्रश्न है, ये भी बिल्कुल वन लाइनर टाइप का प्रश्न है। देखिए अनुसूची से प्रश्न पूछे गए हैं, अगर आपने अनुसूचियों को ठीक से पढ़ा है, कुछ कुछ चीज़ें याद हैं, तो आप बिल्कुल आसानी से प्रश्नों को सॉल्व कर जाएंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं अनुसूचित जनजाति के हितों के संरक्षण के लिए बी ऑप्शन है, राज्यों के बीच सीमाओं के निर्धारण के लिए सी ऑप्शन है, पंचायतों की शक्तियों, प्राधिकारों और उत्तराधिकारियों के निर्धारण के लिए। तो डी ऑप्शन है, सभी सीमावर्ती राज्यों के हितों के संरक्षण के लिए। तो देखिए अगर 5वीं और 6वीं अनुसूची की बात करें तो अनुसूचित जनजातियों के हितों के संरक्षण के लिए आपका पहला ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। देखिए संविधान की 5वीं अनुसूची में असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के अतिरिक्त भारत के सभी राज्यों को अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन और इसी के साथ साथ नियंत्रण संबंधी उपबंध दिए गए हैं। अगर हम 6वीं अनुसूची की बात करें तो इसमें भी असम, केरल, त्रिपुरा और मिजोरम राज्य की जनजातियों क्षेत्रों के प्रशासन के संबंध में उपलब्ध है। तो 5वीं में आपको याद रखना है कि अनुसूचित क्षेत्रों के लिए जो अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन के उपबंध है और इसी के साथ साथ 6वीं अनुसूची में जनजातियों के प्रशासन और नियंत्रण के लिए उपबंध दिए गए हैं। तो पहला ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन भारत के संविधान का अभिरक्षक है, ठीक है, यानी संरक्षक है। इसमें बताना है कि भारत के संविधान का अभिरक्षक कौन है। पहला ऑप्शन है भारत का राष्ट्रपति, बी ऑप्शन है भारत का प्रधानमंत्री, सी ऑप्शन है लोकसभा सचिवालय, डी है भारत का उच्चतम न्यायालय। तो इसमें देखिए बताना है कि भारत के संविधान का संरक्षक कौन है। तो आप सभी को जैसा कि ये पता होगा, काफ़ी इजी प्रश्न है, भारत का उच्चतम न्यायालय, ठीक है, भारत का उच्चतम न्यायालय, डी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। देखिए हम थोड़ी सी बात करें तो भारतीय संविधान की आधिकारिक जो व्याख्या है वो करने का अंतिम अधिकार भारत के उच्चतम न्यायालय को ही प्राप्त है। इसी के साथ साथ आप याद रखेंगे कि उच्चतम न्यायालय भारत के संविधान का अभिरक्षक कह लीजिए या संरक्षक कह लीजिए, ये भी है। तो संविधान का जो संरक्षक है वो भारत का उच्चतम न्यायालय है, यानी सुप्रीम कोर्ट है। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत की प्रभुता, एकता, अखंडता की रक्षा करें और उसे अछूते रखें, यह उपबंध किसमें किया गया है, ठीक है। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो बताना है कि किसमें किया गया है। पहला है भारत की उद्देशिका, ठीक है, पहला ऑप्शन है भारत की उद्देशिका, बी है राज्य की नीति के निर्देशक तत्व, सी ऑप्शन है मूल अधिकार, डी है मूल कर्तव्य। तो देखिए इसीलिए मैंने आप सभी को अभी बोला है कि आपको मूल अधिकार, मूल कर्तव्य जो है बिल्कुल रटा होना चाहिए। तो यहाँ पर अगर आपने बहुत अच्छे से पढ़ा होगा तो ये भी प्रश्न आप इसको भी हल कर ले जाएंगे। इसमें देखिए भारत की प्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा की अगर हम बात करें तो ये हमारे मूल कर्तव्य में इनका उल्लेख किया गया है। तो डी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, मूल कर्तव्य में जो है इनकी व्याख्या की गई है। देखिए और हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं कुछ बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन के बारे में कि मूल कर्तव्य में और क्या क्या चीज़ें दी गई हैं। तो देखिए भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करें, इसमें दिया गया है, और इसी के साथ साथ इसे अछूते बनाए रखें। और देखिए अगर हम भारत के संविधान में भाग 4 क के अनुच्छेद 51 क के अनुसार बात करें तो नागरिकों को कुछ मूल कर्तव्य दिए गए। थोड़ा सा हम बात कर लेते हैं मूल कर्तव्य के बारे में। देखिए संविधान का पालन करें तथा उसकी आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रीय गान का आदर करें। और इसी के साथ साथ देखिए प्राकृतिक पर्यावरण को, जिसके अंतर्गत वन, झील, नदी और अन्य जीव हैं, ठीक है, वन्य जीव हैं, रक्षा और उसका संवर्धन करें। और इसके साथ साथ प्राणी मात्र के प्रति दया भाव रखें। तो ये सारी चीज़ें अगर आपसे यहाँ से प्रश्न पूछे जाएं तो आपको बिल्कुल याद रखना है कि ये मूल कर्तव्य के उपबंध हैं। इसी के साथ साथ सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करें तथा हिंसा से दूर रहें। और देखिए इसमें एक और चीज़ जोड़ा गया है जो कि काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। 6 से लेकर 14 वर्ष की आयु के बच्चों के जो माता पिता हैं
यानी उनके जो संरक्षक हैं उन्हें शिक्षा के अवसर प्रदान करें, क्योंकि आप सभी को पता है कि 6 से लेकर 14 तक का जो बच्चा है वो काफ़ी छोटा रहेगा, तो वो अपने अधिकारों के बारे में ज़्यादा नहीं बोल पाएगा क्योंकि उसको पता ही नहीं होगा। तो इसके लिए यही कहा गया है कि जो उसके संरक्षक हैं यानी उसके माता पिता हैं उन्हें शिक्षा के अवसर प्रदान करें। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मूल कर्तव्य की अगर हम बात करें, कभी कभी लगता है कि मूल अधिकार के पार्ट हैं, लेकिन आपको याद रखना है कि मूल कर्तव्य के पार्ट हैं, ठीक है। और देखिए 2002 में जब 86वां संविधान संशोधन किया गया तो इसको जोड़ा गया है। आप इसको याद रखेंगे कि ये मूल कर्तव्य के उपबंध हैं, जिसमें 6 से लेकर 14 तक के बच्चे हैं उनके माता पिता को शिक्षा के अवसर प्रदान करें। ये सारी चीज़ें जोड़ी गई हैं, तो आप याद रख सकते हैं 2002 में, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। भारत के संविधान में कल्याणकारी राज्य का आदर्श किसमें प्रतिष्ठित है? देखिए ये भी बिल्कुल वन लाइनर टाइप का क्वेश्चन है। ये 2015 में पूछा गया प्रश्न है। तो पहला ऑप्शन देखिए उद्देशिका, दूसरा है भारत की, दूसरा है राज्य की नीति के निर्देशक तत्व, सी है मूल अधिकार, डी है 7वीं अनुसूची। तो इसमें देखिए आपको बताना है कि भारत के संविधान में कल्याणकारी राज्य और कल्याणकारी राज्य का आदर्श किसमें प्रतिष्ठित है। तो आप सभी को पता होगा, ठीक है, कि ये जो है राज्य की नीति के निर्देशक तत्व हैं, ठीक है। अभी मैंने आप सभी को ऊपर बताया था, जो कि वो भी जो है मूल कर्तव्य से पूछा गया था। देखिए आपको याद रखना है कि क्या क्या चीज़ें मूल कर्तव्य में आती हैं, राज्य की नीति के निर्देशक तत्वों में आती है, मूल अधिकार में आती है और मूल कर्तव्य में आती हैं। तो आपको ये सारी चीज़ों को याद रखना है। तो देखिए इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा, राज्य की नीति के निर्देशक तत्व, ठीक है। अगर हम थोड़ी सी और इन्फॉर्मेशन की बात करें तो भारत के संविधान में कल्याणकारी राज्य का आदर्श राज्य की नीति के निर्देशक तत्व में ही प्रतिष्ठित होते हैं। तो ये कहाँ पे हैं? संविधान के आर्टिकल या अनुच्छेद बोल लीजिए 38 से लेकर 51 तक 17 निदेशक तत्व हैं। निदेशक तत्वों की परिनिधि बहुत विस्तारित है, यानी इनको बहुत विस्तारित रूप से लिखा गया है। तो आप इसको याद रखेंगे किस आर्टिकल में है, तो आपको आर्टिकल भी याद रखना है, आर्टिकल 38 से लेकर 51 तक, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। राज्य की नीति के निर्देशक तत्वों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। देखिए फिर 2015 में पूछा गया प्रश्न है, राज्य की नीति निर्देशक तत्वों से ही पूछा गया प्रश्न है। तो देखिए पहला प्रश्न देख लीजिए, यहाँ पर पहला ऑप्शन है, ये तत्व देश के सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र की व्याख्या करते हैं। दूसरा ऑप्शन है, इन तत्वों में अंतर्निविष्ट उपबंध किसी न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय नहीं है, ठीक है। तो देखिए पहला ऑप्शन है, ये तत्व देश के सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र की व्याख्या करते हैं, यानी कहने का मतलब ये है कि सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र की व्याख्या राज्य के नीति निर्देशक के तत्वों में है। तो ये बिल्कुल सही है। अगर आपने पढ़ा होगा तो आपको भी पता होगा कि बिल्कुल उसमें उल्लेखित है। इन तत्वों में अंतर्निविष्ट उपबंध में किसी न्यायालय द्वारा परिवर्तित नहीं किया जा सकता, ये भी बिल्कुल ऑप्शन सही है, यानी 1 और 2। तो इसका सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है, सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए अगर हम बात करें भारतीय संविधान में सम्मिलित राज्य की नीति निर्देशक तत्वों की जो प्रेरणा है वो कहाँ से ली गई है, तो कभी कभी ये भी एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो ये देखिए आयरलैंड के संविधान से ली गई है राज्य की नीति निर्देशक तत्व, तो आप इसको याद रखेंगे। 1917 में आयरलैंड के संविधान से ये लिया गया है, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? देखिए 2 ऑप्शन दिए गए हैं और कुट का प्रयोग कर कर बताना है कि कौन सा ऑप्शन बिल्कुल सही है। तो पहला ऑप्शन देख लेते हैं, लोकसभा में लंबित कोई विधेयक उसके 17वासन पर व्यपगत हो जाता है, यानी लैप्स हो जाता है, ठीक है। व्यपगत का मतलब होता है लैप्स हो जाता है। दूसरा है, राज्यसभा में लंबित कोई विधेयक जिसे लोकसभा ने पारित नहीं किया है लोकसभा के विघटन पर व्यपगत नहीं होगा, यानी लैप्स नहीं होगा। तो देखिए ये जो प्रश्न पूछा गया है, पहला फिर से हम देख लेते हैं ऑप्शन को, लोकसभा में लंबित कोई विधेयक उसके 17वास पर व्यपगत हो जाता है, यानी लैप्स हो जाता है। देखिए लैप्स नहीं होता है, ठीक है, तो ये बिल्कुल ऑप्शन गलत है। दूसरा है, राज्यसभा में लंबित कोई विधेयक जिसे लोकसभा में पारित नहीं किया गया है लोकसभा के विघटन पर लैप्स नहीं होता है, तो ये बिल्कुल सही है, यानी कि बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा कि बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। देखिए लोकसभा का जो सत्र है अंत में सदन के समक्ष लंबित बिल या किसी अन्य व्यवसाय को प्रभावित नहीं करता है। तो इस प्रकार से जो पहला ऑप्शन है आपका बिल्कुल गलत हो जाएगा और दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो इस प्रकार से बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं।
देखिए अगला प्रश्न है, राष्ट्रहित में भारत की संसद राज्य सूची के किसी भी विषय पर विविध शक्ति प्राप्त कर लेती है यदि इसके लिए एक संकल्प है। तो देखिए यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं, ठीक है। फिर से प्रश्न को एक बार देख लेते हैं। राष्ट्रहित में भारत की संसद, ठीक है, इसमें पूछा गया है, राष्ट्रहित में भारत की संसद राज्य सूची के किसी भी विषय पर विविध शक्ति प्राप्त कर लेती है यदि उसके लिए एक संकल्प है। तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं। देखिए 2016 में यूपीएससी में पूछा गया प्रश्न है, तो पहला देख लेते हैं। लोकसभा द्वारा अपनी संपूर्ण सदस्यता के कारण बहुमत से पारित कर लिए जाएं, ठीक है। दूसरा ऑप्शन है, लोकसभा द्वारा अपनी संपूर्ण सदस्य संख्या के कम से कम 2/3 बहुमत से पारित कर लिए जाएं। सी ऑप्शन है, राज्यसभा द्वारा अपनी संपूर्ण सदस्यता के आधार पर बहुमत से पारित कर लिए जाएं। डी ऑप्शन है, राज्यसभा द्वारा अपने उपस्थित एवं मत देने वाले सदस्यों के कम से कम 2/3 बहुमत से पारित कर लिए जाएं। तो देखिए डी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, राज्यसभा द्वारा अपने उपस्थित एवं मत देने वाले सदस्यों के कम से कम 2/3 बहुमत से पारित कर लिए जाएं। तो डी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। देखिए जब राज्यसभा कोई कानून पास करने में संकल्प से गुजरता है तो इसमें ये होता है कि राज्यसभा घोषित करता है कि राष्ट्रहित में संसद राज्य सूची के विषय में कानून बनाए, और इसी के साथ साथ संसद उस पर भी कानून बनाने में सक्षम हो जाता है। इस स्थिति में 2/3 लोगों की जो उपस्थिति है वो मतदान के लिए काफ़ी आवश्यक होती है। तो इस हिसाब से जो है आपका चौथा यानी डी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, विषयों में से कौन सा एक भारत के संविधान की उद्देशिका में सन्निविष्ट नहीं है, यानी उद्देशिका से लिया नहीं गया है। तो पहला ऑप्शन देख सकते हैं, विचार की स्वतंत्रता। बी ऑप्शन देख सकते हैं, आर्थिक स्वतंत्रता। और सी ऑप्शन देख सकते हैं, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। डी है विश्वास की स्वतंत्रता। तो इसमें देखिए भारत के संविधान में जो उद्देशिका है उसमें आर्थिक स्वतंत्रता की बात कहीं पर नहीं की गई है। देखिए भारतीय संविधान की उद्देशिका में क्या क्या अगर चीज़ें हैं तो उसकी हम बात करें तो सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक, न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म, उपासना, ये सारी चीज़ों का उल्लेख किया गया है। लेकिन कहीं भी आप देखेंगे तो संविधान की उद्देशिका में आर्थिक स्वतंत्रता की बात कहीं नहीं की गई है। तो इसमें से पूछा है क्या नहीं है, तो बी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, आर्थिक स्वतंत्रता नहीं है। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत के संविधान के निर्माताओं का मत निम्नलिखित में से किसमें प्रतिबिंबित होता है। तो पहला ऑप्शन है उद्देशिका, दूसरा है मूल अधिकार, सी है राज्य की नीति के निर्देशक तत्व, और डी है मूल कर्तव्य, ठीक है। तो इसमें देखिए बताना है कि भारत के संविधान के निर्माताओं का मत जो है वो किससे ज़्यादा प्रतिबिंबित होता है। तो अगर आप उद्देशिका को देखेंगे तो उसमें ज़्यादा मत दिए गए हैं। तो इस प्रकार से इसका ऑप्शन बिल्कुल ए सही होगा। ये देखिए 2017 में पूछा गया यूपीएससी में प्रश्न है। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत के संविधान में शोषण के विरुद्ध अधिकार द्वारा निम्नलिखित में से कौन से परिकल्पित हैं। तो देखिए इसमें कुट का प्रयोग करके बताना है। 2017 में यूपीएससी में पूछा गया प्रश्न है। तो पहला ऑप्शन है मानव देह व्यापार और बंधुआ मजदूरी बेगार का निषेध, ठीक है। दूसरा है अस्पृश्यता का उन्मूलन, तीसरा है अल्पसंख्यकों के हितों की सुरक्षा, और चौथा है कारखानों और खदानों में बच्चों के नियोजन का निषेध। तो इसमें देखिए पूछा गया है जो हमारे मूल अधिकार हैं उसमें शोषण के विरुद्ध जो अधिकार है इसमें पूछा गया है कि क्या ये जो ऑप्शन 4 है इसमें से कौन सा शोषण के विरुद्ध अधिकार आता है। तो देखिए आप ये ऑप्शन पढ़ के ही आप इसको बता देंगे, मानव देह व्यापार और बंधुआ मजदूरी जो कि शोषण के विरुद्ध अधिकार के अंतर्गत आता है। और इसी के साथ साथ हम बात करें कारखानों और खदानों में बच्चों के नियोजन का निषेध, तो ये भी है। यानी 1 और 4 ऑप्शन बिल्कुल सही होंगे। तो सी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। आपने देखिए मूल अधिकार पढ़ा होगा तो उसमें अस्पृश्यता का अंत आपने जरूर पढ़ा होगा। तो देखिए मानव देह व्यापार और इसी के साथ साथ बंधुआ मजदूरी तथा कारखाने और खदानों में बच्चों का नियोजन का निषेध जो है ये शोषण के विरुद्ध अधिकार के अंतर्गत आता है। अगर हम बात करें अस्पृश्यता का उन्मूलन, ठीक है, उन्मूलन, तो आपको सभी को पता है कि ये अस्पृश्यता का उन्मूलन जो है वो समानता के अधिकार के अंतर्गत आता है। अगर हम बात करें अल्पसंख्यकों की हितों की रक्षा, तो ये संस्कृति और शैक्षिक अधिकारों के अंतर्गत आता है। तो इस प्रकार से ये आप सभी ने देखा कि ये समता के अधिकार के अंतर्गत आता है, और ये जो है सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकारों के अंतर्गत आता है। तो केवल व केवल इसका सी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा।
ठीक है, सी ऑप्शन आप यहाँ पर देख सकते हैं, मानवदेह व्यापार और बंधुआ मजदूरी, और चौथा है कारखानों और खदानों में बच्चों के नियोजन का निषेध। तो देखिए ये सारे प्रश्न पार्ट फर्स्ट जो है आपका यहाँ पर आप देखेंगे कंप्लीट करा लिया गया है, और जल्द ही पार्ट सेकंड भी आपको देखने को मिलेगा। देखिए पॉलिटी अगर हम बात करें यूपीएससी के एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो आप सभी को पता है कि इसमें जो है लगभग आपके 18-20 प्रश्न हर साल पूछे जाते हैं, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। आप जितना हो सके उतना रिवीजन करते रहिए, जिससे कि आपको एग्ज़ाम हॉल में काफ़ी कंफर्टेबल फील करेंगे। तो आप जितना हो सके उतना प्रीवियस ईयर के जो PYQs हैं उसको आप सॉल्व करते रहिए, और इसी के साथ साथ जो आपने शॉर्ट नोट्स बना रखा था, क्योंकि आप सभी को पता है कि 16 जून को एग्ज़ाम प्रस्तावित है, तो आप साथ साथ जो आपने नोट्स बना रखा है, जो आपने नोट्स तैयार किया है, उसको भी रिवीजन करते रहिए, जिससे कि निश्चित तौर पर आपको एग्ज़ाम हॉल में उससे फ़ायदा मिलेगा। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, इस वीडियो की इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी हो, तो वीडियो को लाइक शेयर कर सकते हैं, और वीडियो अच्छा नहीं लगा हो तो आप वीडियो को डिसलाइक भी कर सकते हैं। अगर आप कोई सुझाव देना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में कर सुझाव दे सकते हैं। थैंक यू।